नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 24। मैं हूं आपके साथ शीतल राजपूत। कांग्रेस पर कैप्टन अमरिंदर के अपमान वाले आरोपों को पार्टी ने सिरे से खारिज कर दिया है। कांग्रेस नेता हरीश रावत ने कहा है कि पार्टी ने कैप्टन अमरिंदर का हमेशा सम्मान किया, दो बार मुख्यमंत्री बनाया, लेकिन अब वो बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं, जिससे किसानों में भी उनके खिलाफ गुस्सा है। हालांकि कैप्टन ने रावत की सफाई को झूठ का पुलिंदा बताया। जो इस बात को कहा जा रहा है कि उनका ह्यूमिलिएशन होगा, मैं बहुत विनम्रता से इस बात को कहना चाहता हूं कि पार्टी ने उन्हें हमेशा सम्मान दिया। 2 बार 9.5 साल करीब मुख्यमंत्री रहे। दिल्ली में केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात और कांग्रेस पर कैप्टन अमरिंदर सिंह के इल्जामों ने पार्टी की त्योरियां चढ़ा दी। पंजाब कांग्रेस प्रभारी हरीश रावत ने कैप्टन के आरोपों का सिलसिलेवार जवाब दिया। कैप्टन पर आरोपों की झड़ी लगाई और लगे हाथ बीजेपी से नजदीकियों पर नसीहत भी दे डाली। श्री अमरिंदर सिंह जी के 2-3 दिनों में जो बयान आए हैं, वो बयान ऐसा लगता है कि किसी प्रकार के दबाव में हैं और सत्तारूढ़ दल जो पंजाब के अंदर डिस्क्रेडिटेड है, जिसको पंजाब के किसान, पंजाब के लोग पंजाब का विरोधी मानते हैं, वो श्री अमरिंदर सिंह जी को मुखौटे के तौर पर प्रयोग करना चाहते हैं, उपयोग करना चाहते हैं। कैप्टन अमरिंदर सिंह जी उस पर फिर से विचार करें और भाजपा जैसी पंजाब विरोधी, किसान विरोधी पार्टी को प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष तरीके से मदद न पहुंचाएं। दरअसल 2 दिन के दिल्ली दौरे में कैप्टन अमरिंदर ने न सिर्फ गृह मंत्री अमित शाह से मिले, बल्कि राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोवाल से भी मुलाकात की। चंडीगढ़ लौटने के बाद कैप्टन ने कहा था कि वो बीजेपी में तो नहीं जाएंगे, लेकिन कांग्रेस में भी नहीं रहेंगे, क्योंकि पार्टी ने उनका अपमान किया है। लेकिन रावत ने पहले उनका बीजेपी के साथ रिश्ता जोड़ा और फिर उन्हें बादल परिवार का मददगार भी बता डाला। नंबर 1, I am not going to remain in the Congress. Number 2, I am not joining the BJP. That is enough for at the moment. कई बात चर्चा में है। जिस तरीके से एक परसेप्शन बन गया था, किसी कैप्टन अकालियों से मिले हुए हैं। 43 विधायकगणों ने माननीय कांग्रेस अध्यक्ष से ये मांग की कि मुख्यमंत्री निरंतर उन बिंदुओं की अवहेलना कर रहे हैं जिन बिंदुओं जो चुनाव के मौके के लिए भी आवश्यक हैं और जो हमारे चुनावी वादे से संबंधित हैं। रावत ने चन्नी सरकार को गिराने की कोशिश करने वालों को भी चेतावनी दी। नाम बीजेपी का लिया, लेकिन निशाना अमरिंदर ही रहे। वर्षों बाद देश में एक दलित मुख्यमंत्री बना है, एक गरीब मुख्यमंत्री बना है और यह हम सबका प्रयास होना चाहिए, सभी राजनीतिक दलों का प्रयास होना चाहिए कि श्री चन्नी के साथ उनके अच्छे निर्णयों में सहयोग करें। हालांकि कैप्टन ने रावत की सफाई को खारिज कर दिया। कैप्टन ने एक बयान जारी कर दोहराया कि पार्टी ने उन्हें जानबूझकर अंधेरे में रखा। कुछ हफ्ते पहले ही रावत ने कहा था कि 2022 का विधानसभा चुनाव मेरे नेतृत्व में लड़ा जाएगा। मुख्यमंत्री पद छोड़ने से 3 हफ्ते पहले मैंने सोनिया गांधी के सामने इस्तीफे की पेशकश की थी। उस समय उन्होंने मना कर दिया। इसके बाद मुझे कांग्रेस विधायक दल की बैठक से कुछ घंटे पहले सीएम पद से इस्तीफा देने को मजबूर किया गया। कांग्रेस विधायक दल की बैठक निश्चित रूप से मुझे हटाने के लिए बुलाई गई थी। यह अपमान नहीं है तो क्या है? कैप्टन ने यह भी पूछा कि अगर कांग्रेस के इरादे नेक थे तो फिर सिद्धू एंड कंपनी को उनके अपमान की खुली छूट किसने दी थी? अगर पार्टी का इरादा मुझे अपमानित करने का नहीं था तो नवजोत सिंह सिद्धू को महीनों तक सोशल मीडिया और अन्य सार्वजनिक प्लेटफॉर्मों पर मेरी खुली आलोचना और हमला करने की अनुमति क्यों दी गई? पार्टी ने सिद्धू के नेतृत्व वाले विद्रोहियों को कमजोर करने के लिए खुली छूट क्यों दी? क्यों कांग्रेस सिद्धू को अभी पार्टी में मनमानी करने व अपनी शर्तों पर काम करने की छूट दे रही है? कैप्टन ने यह भी कहा कि उनकी धर्मनिरपेक्षता पर उनके सबसे बड़े आलोचक भी संदेह पैदा नहीं कर सकते। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 24। कैप्टन और रावत की इस वाद विवाद के बीच पंजाब के मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी दिल्ली में आए और पहली बार प्रधानमंत्री मोदी से मुलाकात की। चन्नी ने पीएम मोदी के सामने धान की खरीदी पर लगी रोक को हटाने की मांग की है, तो साथ ही कृषि कानूनों को वापस लेने की मांग की। पंजाब
खेती प्रधान सूबा है, एग्रीकल्चर हमारी मेन इनकम है, सोर्स ऑफ लिविंग है। तो मैंने उनको कहा है कि जो ये 3 बिल का झगड़ा है इसको खत्म करो। पंजाब के मुख्यमंत्री बनने के बाद पहली बार पीएम मोदी से मुलाकात में चरणजीत सिंह चन्नी ने धान खरीदी में रुकावट को किसानों के लिए सबसे बड़ी मुश्किल बताया, तो किसानों के गुस्से का सबब भी बताया। केंद्र सरकार ने पंजाब और हरियाणा में धान की खरीद 11 अक्टूबर तक के लिए स्थगित कर दी है। केंद्र का तर्क है कि हाल ही में हुई भारी बारिश के कारण फसल पकने में देरी हुई है, लेकिन किसानों का कहना है कि पंजाब में धान की खरीद 1 अक्टूबर से शुरू होती है, लिहाजा इस बार भी इसमें देरी नहीं होनी चाहिए। 30 तारीख को रात को ही ये फरमान जो जारी कर दिया कि 1 को नहीं 11 तारीख को जो खरीद धान की जो शुरू की जाएगी, इसकी हम सख्त शब्दों में निषेध करते हैं, क्योंकि सरकार तुरंत ये फैसला बदले। देखिए, पहले भी हमारे जो फार्मर भाई हैं उधर बॉर्डर पे इसीलिए वो डटे हुए हैं कि जो पहले काले कानून आए हैं वो गलत हैं। वो भी ऐसा ही फरमान था और ये भी वैसा ही फरमान है। धान खरीदे के मुद्दे पर अकाली दल ने चंडीगढ़ में एफसीआई दफ्तर के सामने प्रदर्शन किया। पार्टी प्रमुख सुखबीर बादल ने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार ने पंजाब सरकार के जरिए धान खरीदी को टाल दिया है। धान के मामले में किसान लगातार परेशान हो रहे हैं। किसान यूनियन ने बोल दिया है कि हम घेराव करेंगे, तो आपका क्या मानना है कि अकाली दल का नेक्स्ट? मैं नेक्स्ट है, हम पार्टी फैसला करें, हम इनको 1-2 दिन देते हैं कि ये अपना ये प्रोक्योरमेंट शुरू करें, नहीं तो बहुत बड़ा नुकसान पंजाब के किसान को है। पंजाब की जो अपने एजेंसियां हैं उनको लेके क्या कहेंगे कि पंजाब की एजेंसियों को इमीडिएटली आज शुरू होना चाहिए। चन्नी साहब ऑर्डर करें कि हमारी एजेंसी प्रोक्योर करेंगी इमीडिएटली। हरियाणा के झज्जर में भी किसानों ने उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि किसानों की फसल बर्बाद हो रही है, लेकिन डिप्टी सीएम उनसे बात नहीं कर रहे और यहां पर दौरा कर रहे हैं। प्रदर्शनकारी किसानों को काबू करने के लिए पुलिस ने उन पर पानी की बौछार भी की। पंजाब से हरियाणा तक किसानों के गुस्से को सियासत अपनी सत्ता की सीढ़ी बनाना चाहती है। यही वजह है कि पीएम मोदी से मुलाकात में चरणजीत सिंह चन्नी ने धान के साथ किसानों के आंदोलन का भी जिक्र किया। तीनों कृषि कानूनों को रद्द करने की मांग भी दोहरा दी। किसानों से मैंने उनको डायलॉग शुरू करने की बात की है, जो पिछले समय से टूटा हुआ है, क्योंकि डायलॉग से ही बात हल होगी। हालांकि मीडिया ने चन्नी से सिद्धू समझौते पर सवाल दागा, पूछा कि दोनों के बीच 40 मिनट तक क्या बात हुई, लेकिन चन्नी ने सूत्रों की खबर को ही सवालों के घेरे में ला दिया। यार मुझे एक बात बताओ, कौन सी इंटेलिजेंस है कि आपको मेरे से पहले पता चल गया कि 40 मिनट बात हुई है? क्या पत्रकारिता ऐसी ही होनी चाहिए वैसे। चरणजीत सिंह चन्नी ने कहा कि पीएम मोदी से उनकी पहली मुलाकात बहुत अच्छे माहौल में हुई है और पीएम ने उनकी हर बात को ध्यान से सुना है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 24। पंजाब की राजनीति के बाद अब बात बिहार की राजनीति की करते हैं, जहां कन्हैया कुमार की एंट्री से पारा गर्म हो गया है ज्यादा। बिहार में तेजस्वी यादव और कन्हैया के बीच 36 का आंकड़ा है दरअसल। हालांकि बीजेपी और मोदी सरकार के खिलाफ दोनों के तेवर तल्ख रहते हैं, लेकिन दोनों कभी एक मंच पर एक साथ नहीं आए। अब कांग्रेस में कन्हैया की एंट्री से महागठबंधन की रार एक बार फिर सामने दिख रही है। कौन कन्हैया कुमार? मैं कन्हैया कुमार को नहीं जानता हूँ। कौन कन्हैया कुमार है, कहाँ जा रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, हम इसके बारे में जानकारी हमको नहीं है। बीजेपी, आरएसएस और केंद्र सरकार के खिलाफ देश में जिस नौजवान की आवाज सबसे मुखर और प्रखर है, बिहार से ताल्लुक रखने वाले कन्हैया के बारे में उसी बिहार की सबसे बड़ी पार्टी आरजेडी के नेता बेखबर है। बेशक कन्हैया चुनावी राजनीति के पहले इम्तिहान में फेल हो चुके हैं, लेकिन अब वो सीपीआई छोड़कर उसी कांग्रेस का दामन थाम चुके हैं, जो बिहार में महागठबंधन की दूसरी सबसे बड़ी पार्टी है। लालू यादव की पार्टी आरजेडी की सबसे बड़ी सहयोगी है। ऐसे में आरजेडी के विधायक और पार्टी के मुख्य प्रवक्ता कन्हैया को पहचानने से इनकार करें तो हैरत होना लाजमी है। लेकिन जानकारों की माने तो आरजेडी इसलिए असहज है क्योंकि पार्टी कन्हैया को तेजस्वी का कंपटीटर मानती है और उसे तेजस्वी के सामने बिहार में किसी को युवा नेता मानना कबूल नहीं है। हमसे किसी ने सवाल किया कि साहब तेजस्वी जी को प्रॉब्लम है। हम कहते तेजस्वी जी को क्या प्रॉब्लम होगा भैया? तेजस्वी के जो उम्मीदवार थे मैंने 2019 में बेगूसराय से, वो सेकंड रहे। कन्हैया कुमार जो है तीसरे स्थान पर है। अब जो है देखिए कांग्रेस में गए हैं, वहाँ क्या गुण खिलता है। कांग्रेस के साथ हमारी सहानुभूति है। जानकारों का कहना है कि तेजस्वी यादव के राजनीतिक भविष्य की सुरक्षा के लिए लालू यादव महागठबंधन में किसी भी दूसरे युवा नेता को नहीं बढ़ने देना चाहते। यही वजह थी कि 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने सीपीआई के साथ गठबंधन नहीं किया और बेगूसराय की सीट पर कन्हैया कुमार और गिरिराज सिंह के खिलाफ अपना उम्मीदवार उतारा। लेकिन कन्हैया की एंट्री से बिहार कांग्रेस में भी कोई खास उत्साह नहीं है।
कन्हैया को जो नहीं जानते हैं मिलेंगे तो अपने परिचय होगा। मैं अपने घर पे ही चाय पे बुलाऊंगा उन लोगों को जो ऐसा बयान दे रहे हैं और कन्हैया से परिचय करा देंगे। आरजेडी में बहुत सारे लोग हैं, सबको हम लोग थोड़ी जानते हैं। सूत्रों के मुताबिक राहुल गांधी की टीम लंबे समय से कन्हैया कुमार के संपर्क में थी, लेकिन कांग्रेस ज्वाइन करने की तारीख कन्हैया ने खुद चुनी। वो तारीख थी 28 सितंबर, यानी शहीद आजम भगत सिंह की जयंती। दिल्ली के शहीद भगत सिंह पार्क में हुए इस कार्यक्रम में बिहार कांग्रेस के अध्यक्ष मदन मोहन झा और प्रभारी भक्त चरण दास भी मौजूद थे। लेकिन करीब आधे घंटे के अपने संबोधन और सवाल जवाब के दौरान कन्हैया ने बिहार की सियासत पर एक शब्द नहीं बोला। बीजेपी और जेडीयू भी यही कह रही है कि कन्हैया की एंट्री से कांग्रेस को कोई फायदा नहीं होगा। निश्चित रूप से लोकतंत्र में सब लोग अपना अपना दल बदलते रहते हैं, लेकिन मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी और बिहार की जो राजनीति है, एनडीए की जो राजनीति में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है। कांग्रेस पार्टी राष्ट्रीय स्तर हो या प्रदेश स्तर पर एक नेतृत्व विहीन पार्टी है और कुछ भूले भटके युवा कांग्रेस पार्टी में शामिल हो जाते हैं तो ये लोग अति उत्साहित हो जाते हैं। राजद ने कन्हैया कुमार को पहचानने तक से इनकार कर दिया है। इनसिक्योरिटी तो उनके मन में होती ही है कि भाई तेजस्वी यादव के सामने तो कोई युवा हो ही नहीं सकता है। आने वाले समय में देखिए इस एंटरटेनमेंट के चैप्टर्स में क्या क्या होता है। कन्हैया कुमार युवाओं के बीच एक चर्चित चेहरा है और बीजेपी विरोधी भावना का लाभ उठाने में कांग्रेस उनकी लोकप्रियता का इस्तेमाल करना चाहती है। कांग्रेस के भी कई नेता मानते हैं कि कन्हैया के रूप में हिंदी पट्टी को एक अच्छा वक्ता मिल गया है, लेकिन बीजेपी राहुल गांधी को घेरने में कन्हैया पर लगे उस कथित एंटी नेशनल टैग का भी इस्तेमाल कर सकती है, जो जेएनयू नारेबाजी विवाद के बाद उन पर चस्पा कर दिया गया है। कन्हैया कुमार के कांग्रेस में शामिल होने से न केवल आरजेडी बल्कि कांग्रेस भी असहज हो गई है। आरजेडी ने तो कन्हैया कुमार को पहचानने से भी इनकार कर दिया है। ऐसे में सवाल यह उठता है कि क्या कन्हैया कुमार तेजस्वी के लिए एक बड़ा खतरा साबित हो सकते हैं। कैमरामैन ऋषि के साथ सौरभ कुमार, पटना, न्यूज़ 24। एक छोटा सा ब्रेक और ब्रेक के बाद देश की राजनीति से जुड़ी कुछ और खबरें देखते रहिए न्यूज़ 24। वेलकम बैक। अब बात यूपी की राजनीति की करते हैं। समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने 2022 में फिर से साइकिल की सरकार बनने का दावा किया है, लेकिन लगे हाथ उन्होंने ईवीएम पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। सवाल है कि क्या उनकी मांग पर बैलेट पेपर से चुनाव मुमकिन है? समाजवादी पार्टी ही भारतीय जनता पार्टी को हराने के लिए तैयार है और समाजवादी पार्टी से ज्यादा उत्तर प्रदेश की जनता भारतीय जनता पार्टी का सफाया करने के लिए तैयार है। समाजवादी सरकार बनाइए, ईवीएम हटाइए। इस बार जनता चुनाव लड़ रही है और जनता भारतीय जनता पार्टी को हटा करके रहेगी। समाजवादी पार्टी के मुखिया और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने एक बार फिर ईवीएम पर सवाल खड़े कर दिए हैं। 2022 में फिर से सत्ता में आने की हुंकार भर रहे अखिलेश यादव ने कहा कि अगर बैलेट से चुनाव हुए तो बीजेपी की हार तय है, क्योंकि बीजेपी से यूपी में हर समाज का तबका नाराज है। जिस तरह का व्यवहार हो रहा है, आज हर वर्ग के लोग अपमानित हो रहे हैं। वो कहीं भी हो, किसी जगह हो, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार में अपमानित हो रहे हैं। जो लोग जीरो टॉलरेंस की बात करते हैं, कानून व्यवस्था की बात करते हैं, न जाने कितने फेक एनकाउंटर हुए हैं, न जाने कितने उत्तर प्रदेश में फेक एनकाउंटर हो चुके हैं। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।